ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे क्या महत्वपूर्ण है, एक एक चीजों को हम देखेंगे। भारत में हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर पूर्वी गोलार्ध के मध्य, है ना, अभी हम चर्चा किए थे कि भारत के हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर, तो हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर ही है ना, पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? एक विशाल देश है। इसकी स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर है और पूर्वी गोलार्ध के मध्य में एक स्थित एक विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण ही इसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर हर चीज बताने का प्रयास किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट कहता है कि आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप, है ना, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप जो हम अभी लेक्चर में यूज किए थे, ये क्या है? प्राचीन नाम है। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। ठीक है, इस पर हम भी चर्चा कर चुके हैं इस पर, और आप इस पर ध्यान रखेंगे। ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। तो आपसे क्वेश्चन में आ चुका है कि यूनानियों ने क्या कहा था? यूनानियों ने सबसे पहले इसे इंडिया कहा था, जबकि ईरानियों ने इसे क्या कहा था? हिंदुस्तान का नाम दिया था। ठीक है, और आर्यावर्त और जम्बूद्वीप जो है पुराना नाम है भारत का। ठीक है, सम्राट भरत, कौन? सम्राट भरत के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। किसके नाम पर? सम्राट भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। हम आगे देखते हैं। अंततः भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 1, है ना, भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 1 जो भी क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया के नाम को क्या करता है? स्वीकार करता है, यानी स्वीकार किया गया है। यह भी आपसे प्रश्न में एक बार आ चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के किस भाग में और किस अनुच्छेद में भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया है? तो भाग 1 और अनुच्छेद उसका 1, जिसमें भारत अर्थात इंडिया को नाम स्वीकार किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में एक केंद्रीय स्थिति रखता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में, हिंद महासागर के तटवर्ती में जितने भी सारे देश हैं, चाहे वे भारत हैं, भारत से सटे हुए दूसरे पड़ोसी देश जैसे आपका जो है श्रीलंका हो, या उससे संबंधित और भी कई सारे देश जो हिंद महासागर से, चाहे म्यांमार हो या दूसरे अन्य भी देश जो हिंद महासागर में अपनी स्थिति किए हुए है, उनके तटवर्ती देशों में भारत का सबसे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह केंद्रीय स्थिति रखता है, बीचे बीच में होता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर ही जो है किसी महासागर का नाम पड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसी देश के नाम पर जो है महासागर का नाम होना। ठीक है, यहां पर कहता है विश्व का एक ऐसा मात्र देश, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर ही किसी महासागर का नाम पड़ा है। अगर यही क्वेश्चन में आपको आ जाए, ऑप्शन में रहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह जो है हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर ही रखा गया है। कहता है भू राजनीतिक, है ना, जियो पॉलिटिकल, भू राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, ट्रेडिंग यानी व्यापारिक या भू सामरिक क्षेत्र में हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यही कारण है कि इसकी महत्ता अहम हो जाती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, कहता है भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है टोटल। यहाँ पर आपको कोड में लिखा हुआ है 32,87,263, है ना, वर्ग किमी, ये टोटल है आपका, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको कोड लिखा हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? याद रखेंगे, यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में बात कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहा है ना। तो ज्योग्राफिकल एरिया कितना हो रहा है? तो एरिया हो रहा है 2.4% जो है भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों में बटा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पिछला बार आ चुका है कि कितना परसेंट जो है पर्वतीय क्षेत्र है, कितना परसेंट जो है मैदानी प्रदेश है। इससे पूर्व हम चर्चा किए हैं कि भारत के कुल क्षेत्र का जो है ना 94 नहीं बल्कि 91% से अधिक भाग जो है क्या है? जो है स्थल रूप है, बल्कि बाकी जो है 9% भाग क्या है? जल स्वरूप में है। अब उसमें से अलग अलग क्या कुछ महत्वपूर्ण है? कहता है इसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें इत्यादि
जो भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी कि भारत का निर्माण पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, इन सभी जो है जियो फीचर के आधार पर हुआ है। ठीक है, कहता है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है इस पर भी हम चर्चा किए हैं। तो कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन में दे देगा कि कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है या कौन राज्य से गुजरती है, तो ये आप इस पर चर्चा कर लेंगे कि आपसे कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो है आपका जोन वाइज रहेगा। मान लीजिए ईस्ट है, वेस्ट है, तो आपसे ये जनरली क्वेश्चन में आ जाता है। वेस्ट है ये मान लीजिए ईस्ट है, तो आपसे क्वेश्चन में आता है कि वेस्ट तरफ सबसे जो है कौन सा स्टेट है, ईस्ट तरफ सबसे कौन स्टेट है जो कर्क रेखा से अपनी सीमा साझा कर रहा है या कर्क रेखा जिससे गुजर रही है, या फिर क्रमवार सजाने के लिए आ जाता है। आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऐसे प्रश्न आपके तभी बनेंगे जब आपको एक एक राज्य के बारे में पता होगा क्रमवार कि कौन राज्य की स्थिति कहाँ है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल लोकेशन इन द स्टेट्स। ठीक है, बट हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का नहीं बल्कि टोटल एरिया का 10.7% जो है भूभाग क्या है, पर्वतीय है, माउंटेन एरिया है ना। कहता है 18.6% भूभाग, 18.6% लैंड कवर्ड एरिया क्या है, जो है पहाड़ी है इसमें। ठीक है, ये माउंटेन एरिया है, हिल्स वाले एरिया है, जबकि ये कहा है छोटे छोटे जो है पर्वतीय भाग के छोटे छोटे पहाड़ी है। 27.7% क्या है, पठारी भाग है, प्लाटू है, जबकि 43% क्या है, टोटल प्लेन्स एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है डाटा आपके लिए, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। जनरली सभी जो है आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ तक के सभी एग्जाम में, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो या दिल्ली हो, सभी के शिक्षक के एग्जाम में नॉर्मल इंफॉर्मेशन से ये पूछ दिया जाता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है। और आपको पता होना चाहिए कि 10.7% भाग जो है क्या है, पर्वतीय भाग है। आपको पता होना चाहिए कि 8.6% जो भाग है वो पठारी नहीं बल्कि क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। और 27.7% जो है भाग है वो क्या है, पठारी है, जबकि मैदानी प्रतिशत का भाग कितना है, 43% है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस पर और स्थिति पर चर्चा करते हैं। कहता है भारत की आकृति जो है कैसी है, चतुष्कोणीय। ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि भारत की आकृति कैसी है, व्हाट इज द फीचर एंड व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिया, चतुष्कोणीय है ना, याद रखना चाहिए कि शेप कैसा है आपका, चतुष्कोणीय है। कहता है इसके उत्तर दक्षिण में अधिकतम विस्तार है कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि जो है ईस्ट से वेस्ट है ना, पूर्व से जो है पश्चिम है, इसके अधिकतम विस्तार कितना है, 2933 है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कहां से कहां है। तो अगर उत्तर से दक्षिण में बात करें तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है आप जान रहे हैं इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा कॉल है। ठीक है, और दक्षिण में जहां तक ये तो सबसे दक्षिण वाला पंथ है जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र का फीचर का आधार लिया है वहां तक आपको केप ऑफ कोमेरिन, कौन सा जगह है, केप ऑफ कोमेरिन, ये याद रखेंगे, केप ऑफ कोमेरिन द्वीप जो तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी तट पर स्थित है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 2914 जो कह रहा है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से जो है ना कीबुथु है ना, पूर्व की ओर कीबुथु है ना, जबकि जो है पश्चिम की ओर जो है वो क्या है, गौर माथा है ना, गौर माता है ना, ये जो है पश्चिम की ओर है, ये क्या है, पूर्व की ओर है। तो ये भी प्रदेश आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से ये क्या है, इंदिरा कॉल नॉर्थ की ओर है और ये क्या है, साउथ की ओर है। तो ये आपका याद होना चाहिए कि कहां से कहां प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र विकास किया है और उस कहां से कहां तक एरिया को लिया गया है। तो ये आपको याद हो गया कि नॉर्थ से साउथ कितनी है इसकी दूरी, तो इसका जो विस्तार है जो एरिया का वो है 32.41 किलोमीटर। उसी तरह से जो ईस्ट से वेस्ट है वो क्या है, 29.33 किलोमीटर है। ठीक है, कहता है मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
तथा लक्षद्वीप समूह सहित, है ना, मुख्य भूमि में क्या क्या शामिल किया गया है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की सभी तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। याद रखेंगे डेटा, ये भी आ चुका है आपको कि कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय कुल तटरेखा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है भारत की स्थलीय सीमा, ये तो कुल तटीय सीमा रेखा जो जलीय सीमा रेखा है। अब स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो कह रहा है कितना है, 15106.7 15106.7 किलोमीटर है। ठीक है, अन्य स्रोतों में अगर हम देखें तो 15200 किलोमीटर भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर याद होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है भारत पूरी तरह से जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद आना चाहिए। भारत कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न है। हम इसको अभी वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे लास्ट में क्लास में कि आखिर इसकी स्थिति कहाँ है। कहता है यार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, है ना, उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैंड जो है आपका लैटिट्यूड, उसी तरह से वहां से लेकर 37 डिग्री 6 तक जो है उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ये आपका एरिया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। तो यही हमने कहा था। तो अगर हम उत्तर में कश्मीर के बात में करेंगे तो यहाँ पर हमने कहा था इंदिरा कॉल, यहाँ पर हमने क्या कहा था, इंदिरा कॉल का जिक्र किया था। ठीक है, और कन्याकुमारी का जो द्वीप है सटा हुआ तमिलनाडु में, वहां पर हमने कहा था केप ऑफ कोमेरिन द्वीप, है ना, कोमेरिन। ठीक है, केप ऑफ कोमेरिन। और उसी तरह से मैंने पूर्व अरुणाचल प्रदेश के मैंने बात किया था किबुथु, है ना, किबुथु का जिक्र किया था। जबकि पश्चिम में गुजरात का क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं, गौर माता कहते हैं, है ना, ये क्षेत्र जिक्र किया था। कहते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, है ना, भारत के उत्तर पश्चिम, है ना, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है। साथ में उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आया है कि नवीनतम मोड़दार पर्वतों का निर्माण कहाँ हुआ है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट सीमा तक। यानी कि अगर भारत में देख लें तो कुछ ऐसी आकृति आएगी कि नवीन मोड़दार पर्वतों का क्षेत्र पाया जाता है। ये आकृति आपको मैं बनाया हूं, कुछ ऐसी ही आकृति आती है। जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कुछ ऐसे है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। देख लीजिए, उत्तर में है चौड़ा, ये नॉर्थ है आपका, और दक्षिण में क्या है, पथ सकरा है। तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर में क्या है, सांकरा होता गया है। देख लीजिए, लास्ट में सांकरा हो गया। इसी को कहा जाता है दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, आप नाम सुने होंगे, है ना। इसके बीच का भाग जो है वो दक्कन का पठार है। ठीक है, ये सेक्शन आप कवर कर चुके हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप के मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है ना। भारत के प्रायद्वीप का जो है भाग वो किससे अलग हो रहा है, प्रायद्वीप के मुख्य भूमि का भाग एशिया से अलग किया जा रहा है। भारत में पूर्व में बंगाल की खाड़ी है ना, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या हो रहा है, अरब श्रेणी है। ये जो है आपका चीन का तिब्बत है। ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जिसको सांगपो के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपका है। ठीक है, एक एक चीज आपको ऐसे कवर होनी चाहिए। यही सांगपो जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर अंदर होता है, यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये जो क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया के रिवर है, जो क्या है, लास्ट है हिमालय के रीजन का। यहाँ पर आपको रिवर में बात करें, उत्तरवर्ती नदियां जो हैं तो कोसी है, गंडक है, घाघरा है, ये सभी क्या है, गंगा की सहयोगी नदियां हैं। जबकि सबसे बड़ी सहयोगी नदियां कौन है, यमुना है। यहाँ देख लीजिए चंबल की घाटी है। ये सब आपको कुछ महत्वपूर्ण याद रखनी होंगी। यहाँ पर देख लीजिए अरावली श्रेणी है। ठीक है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, सोन नदी रिवर है, ये बांग्लादेश क्षेत्र बीच में। नेक्स्ट हम कवर करेंगे, ये देख लीजिए मध्य में मालवा का पठार, विंध्यन की श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी, महादेव की श्रेणी, नर्मदा नदी तट। ठीक है,
ये आपका आ जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए दक्कन प्लेटू का क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए महानदी, ठीक है। ये है आपका जो है पूर्वी घाट, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है पूर्वी घाट, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पश्चिमी घाट। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि कहाँ से कहाँ। तो ये जो आपका दमन द्वीप का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, यहाँ से लेकर जो यहाँ पर तट है, नीचे का तट जो देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, इस तट को हम लोग क्या कहते हैं पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और स्पेशली यहाँ से लेकर जो गोवा का तट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोवा है ना, तो यहाँ के तट को क्या कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, है ना। मालाबार ये आपको लिखा भी हुआ है, ये कोंकण लिखा हुआ है, यहाँ मालाबार। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि कहाँ से कहाँ के तट को क्या कहते हैं कोंकण तट कहते हैं, और कहाँ से कहाँ तट को मालाबार तट कहते हैं। ये पिछले ही क्वेश्चन में था कि कोंकण तट की सीमा कहाँ से कहाँ के बीच है। तो याद रखना है आपको कि दादर नागर हवेली का क्षेत्र से लेकर जो है गोवा के तट के क्षेत्र तक को क्या कहते हैं कोंकण तट कहते हैं, जबकि मालाबार तट वहां से लेकर दक्षिण के जो है केप ऑफ कॉमोरिन द्वीप तक जो है मालाबार तट का निर्माण हुआ है। ये आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, यहाँ पर कोरोमंडल तट जो है पूर्वोत्तर में वेस्टर्न में है मालाबार तट, और साउथ ईस्ट में कौन सा हो गया कोरोमंडल तट का निर्माण हुआ है। तो कोरोमंडल तट किस में है पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट की जो उत्तरी सीमा है कौन है उत्तरी सरकार, और इसका दक्षिण में उत्तरी सीमा कौन है कोंकण, जबकि पूर्वी सीमा कौन है उत्तरी सरकार। दक्षिण में जो है पश्चिमी सीमा कौन है मालाबार, जबकि पूर्वी सीमा कौन है कोरोमंडल तट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे में आप देख सक रहे हैं यहाँ पर जो अलग अलग श्रेणियां हैं, नीलगिरी हो चाहे अन्नामलाई के नाम सुने हैं ये, या कार्डमम की जो इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम या इलायची एक ही नाम होता है, इलायची की पहाड़ियां, ये आपका सबसे दक्षिणतम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अलग अलग क्वेश्चन आता है कि कावेरी नदी का तट कौन है, तो कावेरी क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर आपका है, आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन में आता है। जो सबसे काले वाले भाग हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे अधिक काले वाले भाग हैं उसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 1200 जो है से अधिक है फीट से, है ना, मीटर से 1200 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है, क्योंकि मीटर में दी हुई है। जबकि थोड़े डार्क वाले 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में उससे कम, 0 से 300 व्हाइट बिल्कुल, और बिल्कुल काले भाग एक लकीर के जैसे अलग अलग यहाँ पर दिखेंगे, जैसे एक इधर है इधर है। तो ये सब क्या है पर्वत श्रेणी को इंडिकेट करता है। तो ठीक है, हम आज यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके हम इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट को जानेंगे कि भारत का जो है क्लाइमेट कैसे होता है, उसके एग्रीकल्चर को जानेंगे, अलग अलग पार्ट। आज हम परिचय लेकर आए थे आपके पास कि भारत का परिचय क्या है, भारत में जिसमें हम लोगों ने देखा कि राज्य की सीमा क्या है, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन की सीमा किससे लगती है, यहाँ पर लैटिट्यूड का जो है लॉन्गिट्यूड का क्या स्थिति है, यहाँ पर कितने राज्यों में कर्क रेखा है, कौन कौन राज्य से किसकी सीमा लग रही है, इसके नाम में नामांकन कहाँ हुआ है, कहाँ इसका विभाजन हुआ है, इन सभी चीजों पर हमने चर्चा की है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे डिवीजन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व है ना, आप ध्यान से इस कॉलम को देख लेंगे आराम से, यानी कि स्थिति जहां पर हमने प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय की पर्वतमालाएं, है ना, उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी का विशाल मैदान, है ना, पर्वतीय प्रायद्वीपीय तटीय भाग, ये सब अलग अलग का हमने जिक्र किया। हमने यहाँ पर मेंशन भी करने का प्रयास किया, जहां पर हम लोगों ने देखा कि ये तटीय भाग है आपका, एक तरफ से ये समुद्र तलीय तटीय है, जबकि स्थलीय तटीय भाग है ना, हमने यहाँ पर देखा। जबकि दूसरी ओर हम लोगों ने यहाँ देखा कि हिमालय के अतिरिक्त अन्य प्रायद्वीपीय मालाएं, तो देखिए हिमालय के अतिरिक्त जो है अन्य हिमालय के पर्वतमालाएं तो ये सभी हैं, है ना, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य कई पर्वतमालाएं हैं जो दक्षिण से उत्तर तक है, चाहे अरावली की श्रेणी हो, है ना, चाहे सतपुड़ा की श्रेणी हो, महादेव की श्रेणी हो, विंध्याचल पर्वतमालाएं हो, ठीक है, या फिर दक्षिण का जो है कार्डामम, इलायची की पहाड़ी, है ना, या फिर अगर हम पूर्वोत्तर में देख लें तो गारो खासी की जयंतियां की पहाड़ी हो। ये सभी सेक्शन कवर कर लिए। नेक्स्ट में कहता है उत्तरी पूर्वी हिमालय, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि उत्तरी पूर्वी हिमालय जहाँ गारो खासी की जयंतियां भी हैं, उत्तर का विशाल मैदान हम लोगों ने यहाँ देखा, ये बीच का क्षेत्र जो उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण करता है। भारत का भारतीय मरुस्थल हमने देखा, यहाँ पर क्या है भारतीय मरुस्थल है। हम लोगों ने देखा प्रायद्वीपीय पठार, ये भी देख लिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तटीय मैदान, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर अलग अलग तटीय क्षेत्रों में, ये तटीय क्षेत्रों में मैदानों का निर्माण हुआ है,
जिसका कारण नदियां रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में तटीय मैदानों की स्थिति पाई गई है। नेक्स्ट, भारत के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, है ना, या लक्षद्वीप हो, ये सभी द्वीप समूह, अंडमान जहां जो है बहुत सारे द्वीपों की श्रेणी है, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने अभी देखा है। ट्रांस हिमालय, इसमें भी हिमालय में भी देखा ट्रांस हिमालय, जहां के हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय जो सबसे पुराना हिमालय जाना जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां आती हैं, यहाँ तक ये श्रेणी क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के भाग के ऊपरी में ही क्या था, कुन सान, हिंदू कुश, पामीर की पहाड़ियां थी। लघु हिमालय हो गया शिवालिक, उत्तरी पूर्वी हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इन हिमालय पर्वतों के निर्माण के बाद इसकी स्थिति क्या रही है, इनका फीचर क्या रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक इसको खूब पढ़िए।